हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे सीटेट का हिंदी पेडागोजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज हम लोग करेंगे। और जो इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। और जो सीटेट में जो पेडागोजी में हिंदी पेडागोजी में जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन गेन करना चाहते हैं, ज़्यादा समझना चाहते हैं तो इस चैनल को लास्ट तक देखें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? देख शब्दकोश से सहायता नहीं मिलती है। तो पहला हमारा है उच्चारण में सुधार, शब्द संपदा में सुधार, दूसरा है वर्तनी में सुधार और दूसरा है लिखावट में सुधार। क्या बोला? शब्दकोश में सहायता नहीं मिलेगी तो किस में नहीं मिलेगी? ये तीनों में मिल जाएगी। उच्चारण में मिलेगी, शब्द संपदा में मिलेगी, वर्तनी भी सुधार में मिलेगी। तो डी नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। लिखावट में सुधार नहीं मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, कह रहे कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया में विधि अवबोधन का आधार किसे कहता है? विधि अवबोधन का मतलब क्या होता है? विधिवत व्याख्यान करना या बोलना विषय का आधार होता है। जैसे पहला हमारा है श्रवण, पठन, वाचन और लेखन। तो श्रवण का मतलब होता है सुनना, पठन का मतलब पढ़ना, वाचन मतलब बोलना और लेखन का मतलब लेखन कार्य करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया में विधि में श्रवण अवबोधन में विषय का आधार होता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है लगभग हम लोग 60 तक क्वेश्चन करेंगे। 60 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे हम लोग। इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं इसका तात्पर्य क्या होता है? संलग्न करें। पहला हमारा है सरसरी दृष्टि से पठन करना, बारीकी से पठन करना, गहनता के साथ पठन करना और चौथा हमारा है विस्तार से पठन करना। सरसरी का मतलब हो जाता है कि सरसरी निगाहों से, मतलब कि कोई पेपर पढ़ते हैं तो सिर्फ ऊपर थंबनेल सिर्फ पढ़ के सरसरी निगाहों से पढ़ के छोड़ देते हैं। दूसरा है बारीकी से पठन करना, मतलब कि गहन अध्ययन करना। तीसरा है हमारा गहनता के साथ पठन करना। ये दोनों सेम ही है, ठीक है। और तीसरा है, चौथा है विस्तार से पठन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो विस्तार से पठन करना। फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा विस्तार से पठन करना। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य वे विस्तार से पठन में संलग्न होते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भाषा संकेत, भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा देखे जाते हैं। मतलब बहुधा का मतलब समझते हैं सबसे पहले कि बहुधा होता क्या है। बहुधा, बहुधा का मतलब होता है कि प्रायः या अधिकतर देखा जाता है। ऐसे कह सकते हैं क्या? अधिकतर कह सकते हैं, अधिकतर या प्रायः या ज़्यादातर बोल सकते हैं, ठीक है। बहुधा का मतलब यहाँ बोल सकते हैं भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण प्रायः या अधिकतर देखे जाते हैं, ऐसा है इसका मतलब, ठीक है। तो इसका ऑप्शन से देखेंगे। एकल भाषी बच्चों में, द्विभाषी बच्चों में, और पठन वैकल्य ग्रसित बच्चों में और गणन वैकल्य ग्रसित बच्चों में। तो भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण ये प्रायः किस में देखे जाते हैं? द्विभाषी बच्चों में दिखे जाते हैं, द्विभाषी बच्चे में दिखे जाते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है भाषा के आधारभूत संरचनात्मक इकाई क्या होता है? तो स्वनिम, आकृति, लेखाचित्र और भाषा विषय। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वनिम हो जाएगा। मॉर्फिन का मतलब क्या होता है पता है? आकृति देना या स्ट्रक्चर करना, ऐसा मॉर्फिन कहेंगे। फिफ्थ हमारा है देखेंगे सिक्स क्वेश्चन। बहुविकल्पी प्रश्न, क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण है जिन्हें हम बहुधा परीक्षणों में देखते हैं। प्रायः परीक्षणों में, परीक्षा में या एग्जामिनेशन में हमेशा देखा जाते हैं ऐसा क्वेश्चन की। बहुविकल्पी प्रश्न, क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान कर
आदि प्रश्नों को उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम प्रायः परीक्षणों में देखते हैं। तो किस प्रकार का देखते हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो अभी हम लोग लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अगला हमारा है, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है हम लोग को? बताइए। पहला हमारा है शब्दकोश। शब्दकोश का संकलन का या शब्द समूह का सूची कोश या उच्चारण निर्देशिक। तो हम लोग का समानार्थी और मतलब कि समानार्थी और विलोम शब्द पूछ रहा है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शब्द समूहों का सूची का कोश होना चाहिए, शब्दों का भंडार होना चाहिए, तो हम उसके विपरीतार्थी विपरीतार्थी और समानार्थी हम चुन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्गबद्ध पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी उनकी सुधारने में मदद करते हैं। तो कौन कौन करते हैं? पहले देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा आंसर पठन है, शब्द संपदा है, लेखन है और वाचन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शब्द संपदा। ठीक है, शब्द संपदा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती है। वह अपने विद्यार्थी को कविता तथा शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर उसे दोहराते हैं। अब एक कक्षा में एक टीचर होती है जो बच्चों को शिशु कक्षा में 1 से 5 तक के बच्चों को एक कविता सुनाती है और गीत कुछ ऐसा गीत सुनाती है। तो सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थी को पुष्ट कर रही है। क्या पुष्ट कर रही है? तो बच्चों क्या करते हैं, छोटे बच्चे क्लास में क्या करते हैं, जो टीचर को अनुकरण करते हैं, सुनते हैं पहले, उसके बाद उसे अनुकरण करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? पहला हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन है श्रवण, श्रवण वाचन, वाचन एवं पठन, श्रवण एवं पठन या पठन एवं लेखन। बच्चे क्या करते हैं? श्रवण का मतलब होता है, श्रवण का मतलब होता है सुनना, और वाचन का मतलब होता है बोलना या अनुकरण करना। तो हमारा आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, वह भाषा के प्रकार का प्रयोग कर रही है। किस प्रकार का प्रकार करती है? तो हम लोग देखेंगे, व्यंजक तथा अर्थपूर्ण की करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों? व्यंजक एवं अर्थपूर्ण की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुत लेख के प्रयोग में अपने विद्यार्थी की क्षमता सुधार कर रहे हैं। एक जगबीर नाम का लड़का है जो अपनी कक्षा 2 में श्रुति लेख, उन्होंने डिक्टेशन लिख रहे हैं, प्रयोग करने के अपने विद्यार्थियों की क्षमता को सुधार सकते हैं। तो किस में सुधार रहे हैं? तो श्रवण एवं पठन में। ठीक है, सुनने में और पठन करने में, ये पढ़ने में, उसे हम डिक्टेशन लिखने के लिए उसे शुद्धिकरण करते हैं, सुधार लाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है। तो क्या हो जाएगी? पठन को प्रभावित करने वाले अधिगम कौन सा है? पहला हमारा है लेखन वैकल्य, पठन वैकल्य और गणन वैकल्य और आचरण वैकल्य। वैकल्य का मतलब है कि विकलांगता ही इसका कि या इससे प्रभावित होता है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज है, कौन कौन सा इससे रिलेटेड करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पठन, पठन वैकल्य हो जाएगा इसका आंसर। अगला हमारा है, श्री प्रवीण की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराए। तो प्रवीण खाली स्थान अनुसरण कर रही है, तो क्या करती है बच्चे? अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का, अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल का, या अपनी कक्षा में पूरा करने की ड्रिल का, और अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल का करना। तो अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति करती है। क्या करती है? पुनरावृत्ति करती है, मतलब कि समराइज कर सकते हैं इसको, हम इंग्लिश में समराइज कर सकते हैं। जैसे पुनरावृत्ति, जो बच्चा क्लास में पढ़ा है, ठीक है,
उसका समझ में आया कि नहीं आया उसके बारे में पता लगाना ही पुनरावृत्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है सस्वर पठन गतिविधियाँ। सस्वर पठन गतिविधियाँ क्या होती है? पहला हमारा पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। बी है पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। केवल पठन के लिए उच्चतर स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। तो किसके लिए लाभदायक नहीं है? तो पहला हमारा हो जाएगा पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है? किस स्थिति में दिया जाता है? विद्यार्थी अधिगम आनंद ले रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ाई की अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं, और विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं, और विद्यार्थी कहानी को पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विद्यार्थी को पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं आ पा रहा। उपचारात्मक का मतलब होता है रिमेडियल क्लासेस, जिसे हम कह सकते हैं। जब कक्षा में बच्चे को पढ़ाई में समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में उसे शिक्षक के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा उसे बाद में बताया जा रहा है तो उसे उपचारात्मक दिया जाता है, जब जब बच्चे को कक्षा में पढ़ाई को समझ में नहीं आए तब। ठीक है, इसी विषय में कहा गया है कि विद्यार्थी पढ़ाई की अवधारणा को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उपचारात्मक का शिक्षण दिया जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, भाषा अर्जन प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सही है? भाषा अर्जन एक नेचुरलिज्म है, ठीक है, एक प्राकृतिक अंग होती है, अर्जन होते हैं। दूसरा इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है? नहीं, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता है। यह बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित होती है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। ठीक है, अगला हमारा है निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित होती है? तो सामाजिक और संस्कृति से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निपुण भारत अभियानस का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर ले। जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करें, कक्षा 3 में पहुंच जाए, कक्षा 6 में प्रवेश करे और कक्षा 8 में पहुंच जाए, तब कब करेंगे निपुणता होता है? तो बच्चा कक्षा में 3 में पहुंच जाते हैं, तो कक्षा 3 में बच्चे पहुंच जाते हैं तब बच्चे का निपुणता धीरे धीरे विकसित होने लगती है। अगला हमारा है भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या होती है? तो स्वनिम। स्वनिम क्या है? भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं, स्वनिम कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जब शिशु 2 या 3 महीनों की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? बबलाना कहते हैं। क्या कहते हैं? बबलाना नहीं, 2 से 3 महीने में। तीसरा है किलकिलाना, माने क्विंग करना। सी है एक शब्दीय बुदबुदाना, और तीसरा है फोर्थ है रूप विधान, मतलब कि पूरा एक वर्ड को पूरा सेंटेंस को बोल सके। ठीक है, तो बच्चा पहले करता रहे तो क्या करता है? किलकिलाना करता है, क्विंग करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है कबीर छह छह भिन्न भाषाओं में परवाह के साथ बोलता है। यह भाषाई योग्यता उसे क्या कहती है? तो बहुभाषी कह सकते हैं इसे। बहुभाषी मतलब कि एक से इच्छा भाषा का बोल सकता है। कबीर इच्छा भाषा में अपना ज्ञान रखता है। तो एक या दो से ज़्यादा, एक या दो नॉलेज का जानता है तो उसे हम द्विभाषी कहेंगे। 2 से अधिक जानता है उसे हम बहुभाषी कहेंगे। तो ये अभी 6 जान रहा है तो इसे हम बहुभाषी कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए कौन सा विकास जरूरी होती है, भूमिका जरूरी होती है? तो हमारा है पहला कि भाषा की कोई भूमिका नहीं होती है।
भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भाषा मात्र एक पहलू है, भाषा विकास का अंग नहीं है। भाषा कैसे अंग नहीं है? भाषा विकास का अंग है। भाषा जब हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे विकास कर पाएंगे? तो भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। ऐसा नहीं कि भाषा एक मात्र एक पहलू है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि भाषा एक मात्र पहलू है। ये अच्छा नहीं बात, ये सटीक नहीं बैठ रहा है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू होती है, ये हम कह सकते हैं इसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भाषा महत्वपूर्ण पहलू है। कौन कहा था? तो पियाजे के अनुसार कहा गया था। चॉम्स्की के परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जाता है? तो चॉम्स्की क्या आपने परिभाषा दिए थे? तो भाषा को अर्जन का उपकरण कहा था इन्होंने। क्या कहा था दोस्तों? भाषा को अर्जन का उपकरण कहा गया था। कौन कहे थे? तो चॉम्स्की ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम भाषा अर्जन क्या है? हमने पूरा अभी पढ़ा था। प्रथम भाषा अर्जन क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया, एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? बताइए, वह क्या कहलाता है? बहुभाषिक कक्षा कहलाता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, तो क्या कहलाता है? तो बहुभाषिक कक्षा कहलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 26 नंबर। किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, तो एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति में क्या कहेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि औपचारिक तरीके से क्या होता है। औपचारिक विचार तरीके, अनौपचारिक क्या होता है? संप्रेषित करना। जैसे हम इंग्लिश से बात कर रहे हैं, इंग्लिश में जैसे हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात करते करते हम इंग्लिश में स्विच कर जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्विचिंग कहते हैं। कोड स्विचिंग माने बदलना। ठीक है। हिंदी में बात करते करते अगर कोई जैसे हम आया कि हेलो, जैसे नमस्कार कैसे हैं आप लोग, ऐसे फिर हम लोग फिर बात करते करते कि हाय हेलो अगर आ जाएं तो क्या हो जाएगा? ये एक स्विचिंग है, कोड स्विचिंग कहेंगे। ठीक है। जब कोड मिक्सिंग क्या होती है? कोड मिक्सिंग जब जैसे मेरा नाम जयप्रकाश है, जैसे जय लिखे यहाँ पे हिंदी में और प्रकाश हम यहाँ इंग्लिश में लिख दिए। ठीक है। तो ये क्या हो गया? कोड मिक्सिंग कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे? कोड मिक्सिंग बोलेंगे। समझ गई बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोड स्विचिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नोम चोम्स्की समर्थन करते थे, क्या समर्थन करते थे वो? बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं, ये गलत है। द्रुत गति से थोड़ी ना करते थे। सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा होते हैं, हाँ ये सही है। भाषा का विकास अधिकांश बच्चों को समान आयु के आसपास होता है, नहीं। भाषा केवल सीखी जाती है, यह अर्जित ही नहीं बल्कि क्या की जाती है? सीखी जाती है। तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। संकेत भाषा, बुनियादी सार्वभौमिक व्याकरण, या बुनियादी शिक्षा, या व्यवहारिक विज्ञान। तो हमारा आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक व्याकरण के द्वारा जन्म लेती है। ठीक है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ग्रामर बोल सकते हैं। अगला हमारा है 29 नंबर का क्वेश्चन है कि बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने के पहले वो अपनी मातृभाषा सीखते हैं। कोई भी बच्चा घर से अपना स्कूल फर्स्ट टाइम जाता है तो सबसे पहले अपना घर के परिवार में अपना बोलचाल, जैसे अपना भाषा है, मातृभाषा है। बिहार में बिहार में मगही बोला जाता है या भोजपुरी बोला जाता है, अपना मातृभाषा को जानता है। ठीक है। पहले अपनी मातृभाषा को सीख लेता है, उसके बाद अपनी क्लास में जाता है। तो क्या करते हैं? विद्यालय के अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले वो अपनी मातृभाषा को
जान लेता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्री अभ्यास में खालिस्तान के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। क्या किया जाता है? आत्मसात। द्वितीय भाषा को शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जा सकता है। तो इसको क्या कहेंगे? पहला क्वेश्चन हमारा है ऑप्शन, समानता प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति दोहराव, रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण, और डी अवलोकन तथा सहायता देने वाला। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रोचक एवं विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया होनी चाहिए। जब किसी विषय को सीख रहे हैं तो रोचक होनी चाहिए। कैसे रोचक होनी चाहिए? बच्चों को समझ में आना चाहिए, उस परिवेश में और रहना चाहिए। जैसे हम इंग्लिश अभी सीख रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश सीख रहे हैं तो जैसे उस परिवेश में हम रहेंगे 6 महीना या 3 महीना, तो हम इंग्लिश हम अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? मानदंड नहीं है, मुझे नहीं पूछ रहा है। देखिए, सीटेट में अगर नेगेटिव क्वेश्चन बोल रहा है तो इसका आंसर नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव ही इसका आंसर होगा। समझ गया? पहला है भाषा एवं शब्द भंडार, नहीं। विषय वस्तु, शैली एवं योजना, यह सब मानदंड में काम आते हैं। तो इससे सब ये काम आने वाले हैं। मुद्रण एवं जल्दी जिल्द चढ़ाना माने जल्दी चिढ़ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थी को 6 वाक्यों का एक छोटा सा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। ठीक है, कोई वाक्य है, कोई सेंटेंस है जो 6 शब्दों में, एक छोटा सा वाक्य है 6 शब्दों का। ठीक है, अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। फिर वह विद्यार्थी को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। ठीक है, वो कौन सा विधि है जो पूछ रही है? तो इसे हम डिक्टेशन कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद डिक्टेशन या आर्टिकल डिक्टेशन कर सकते हैं, या श्रुतिलेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों को विस्तृत व्याख्या एवं वाक्यों को रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। वह उन्हें समृद्ध संबंध के समझने में और कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। भंडारी भंडार देती है और कुछ युक्तियों को सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाई को दूर कर पाते हैं। अध्यापिका ने यह किस प्रकार का आकलन किया है? तो ये निदानात्मक हो जाएगा। जब किसी निदानात्मक हम लोग से पढ़े थे थ्योरी क्लास में, हम लोग जाना था कि निदानात्मक क्या होता है। निदानात्मक में ये होता है कि जब कक्षा में अगर पढ़ाई हो रही है, कक्षा में पढ़ाई हो रही है तो शिक्षक ने एक सवाल दिया, जो मैथ का सवाल दिया या किसी विषय का एक सवाल दिया गया है, तो उस बच्चे को समझने में और उसको सफलता हो रही है, उसको समझने में कठिनाइयाँ हो रही है, तो किससे संबंधित है? तो निदानात्मक आकलन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी भी परीक्षा टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं होता है? शिक्षण उद्देश्य का महत्व देना, ये होता है। प्रश्नों के विविध रूपों को महत्व देना, ये भी होता है। कठिनाइयों के स्तर को महत्व देना, ये भी होता है। लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना, लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना, ये नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या बोल, क्वेश्चन में अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो नेगेटिव ही आंसर इसका होगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षक श्यामपट्ट पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखता है या लिखती है और विद्यार्थी उन शब्दों को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने के लिए तकनीक से मेल खाती है? तो हम लोग देखेंगे, जब इसका क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। जब किसी शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड में अगर उसमें कुछ भी किसी विषय के बारे में वहाँ पे लिखा जा रहा है और बच्चे को कहा जाता है इसे
अनुकरण करे, देखकर लिखे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिलेख बोल सकते हैं। कौन सा विधि से पढ़ा रहे हैं, तो प्रतिलेखन विधि द्वारा। ठीक है, अगर बोल कर पढ़ाते, अगर डिक्टेशन लिखाते तो डिक्टेशन विधि, जिसे हम श्रुतिलेख विधि हो जाता। खेल विधि से अगर पढ़ाते तो खेल विधि होता। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर, प्रतिलेखन विधि। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाइयों अनुभव करता पाया जाता है। एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाई अनुभव करता पाता है। पहला हमारा है, नाम तथा अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है। अगला हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना, शब्दों वाक्यों को पढ़ते समय दृष्टि बाधा, घर लेखन कार्य को पूरा करने में अत्यधिक समय लगना। बालक किसके लक्षण प्रदर्शित करती है, तो सीखने में अक्षमता होती है, या सीखने का भय होता है, वाचन वैकल्य होता है, या लेखन वैकल्य होता है। तो इसका किसी से, तो वाचन वैकल्य से बधिर मुख बोल सकते हैं इसको हम। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वाचन वैकल्य को बधिर मुख। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे। एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है। ठीक है, विद्यार्थी द्वारा मौन पठन के पश्चात वह उसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है, विद्यार्थी द्वारा मौन पठन के पश्चात वह उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। पहला है, हजरतगंज में शोर क्यों नहीं होता। बाद में है, लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है। इसका ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा अ ब प्रश्नों की प्रकृति को परिभाषित करता है। तो पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न, कलांतरित प्रश्न, और तीसरा परिचयात्मक प्रश्न और बोधात्मक प्रश्न। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कलांतरित प्रश्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौन पाठ का लाभ नहीं है। मौन पाठ का लाभ, जिसे हम साइलेंट रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, यह विद्यार्थी की झिझक और संकोच दूर करता है। झिझक और संकोच दूर करता है। यह विद्यार्थी की ऊर्जा बचाता है। विद्यार्थी समाज एवं चिंतन से अर्थ ग्रहण करते हैं, और विद्यार्थियों को स्वतः अध्ययन की प्रवृत्ति को विकसित करती है। साइलेंट रीडिंग से क्या क्या हम लोग लाभ होता है, यह विद्यार्थी को स्वतः अध्ययन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, ये सही है। विद्यार्थी समझ एवं चिंतन अर्थ ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। ये विद्यार्थी की ऊर्जा भी बचाती है। अगर साइलेंट रीडिंग करेगा तो उसका ऊर्जा कम खपत होगी। ठीक है, पहला हमारा, यह विद्यार्थी की झिझक और संकोच दूर करता है। संकोच कैसे दूर करेगा, झिझक कैसे दूर करेगा, जोर जोर से पढ़ेगा तब ना। तो साइलेंट रीडिंग कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला हमारा है, यह शिक्षण पद्धति सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजी का जर्मनी में अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए पूरे यूरोप में यह व्यापक रूप में अपनाई गई थी। शिक्षण की इकाई शब्द न की वाक्य है। विषय सामग्री मानक प्रारूप में विभाजित की जाती है। यह औपचारिक से क्रियात्मक चरणों की ओर जाती है। एफ में हमारा है, वाक्य रचना व्याख्यान करने में वाक्य रचना का सर्वोत्तम उपयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी इन विशेषताओं का दर्शाती है, बताइए। तो दृश्य श्रव्य विधि, ये भी नहीं। स्थापन विधि, ये द्विभाषी पद्धति। और चौथा हमारा व्याकरण सम्मत अनुवाद पद्धति। इसका आंसर हमारा हो जाएगा व्याकरण सम्मत अनुवाद पद्धति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करिए। कथन हमारा है एम में, मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो किन बिंदुओं में मदद करती है। यह भापने की अध्यापक की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है। तर्क इसका है, लेखन और श्रवण की परीक्षा को कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है। एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। ऑप्शन हमारा है असही है लेकिन गलत है। बी, दोनों दोनों आ और बा सही है, और बा आ की सही व्याख्या करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
दोनों और अ और ब सही है, लेकिन ब आ की व्याख्या नहीं करता है। अ सही नहीं है, लेकिन ब सही है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा, दोनों सही है, लेकिन अ ऐसे बा को व्याख्या नहीं करता है। ए है सो बी का व्याख्यान नहीं करता है। सही संबंधित या समानार्थी नहीं हो पा रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता है कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार की गतिविधियां हैं? तो अनुभव आधारित गतिविधि, समूह कार्य विधि, लेखन कार्य गतिविधि या अंतर्बोध आधारित विधि। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनुभव आधारित गतिविधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित पद्धति में से कौन सी पद्धति विद्यार्थी में शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम उक्ति है? समानार्थी एवं विपरीतार्थी शब्दों को याद करना, दिए गए संदर्भ में नए शब्दों का अर्थ का अनुमान लगाना। तीसरा हमारा है प्रत्येक नए शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखना। और चौथा है सभी नए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दिए गए संदर्भ में नए शब्दों का अर्थ का अनुमान लगाना ही सर्वोत्तम युक्ति है। बहुभाषिता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए, जिससे बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सके, शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीख सके, प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा में स्वीकृति का एहसास हो सके। और चौथा हमारा है बच्चे बच्चे बहुत सी भाषाओं को वर्जित हो जाते हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा में स्वीकृति का एहसास हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 44। कक्षा में विद्यार्थियों के प्रायः या बहुधा कहानी सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है, इससे नैतिक शिक्षा मिलती है, भाषा समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है और कठिन शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इससे जब कहानी सुनाई जाती है तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं और कक्षा में क्या डिसिप्लिन बनी रहती है। तो भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कि हर तरह के सामाजिक चेतना या पर्यावरण से, राजनीतिक से, हर तरह का बात इसमें बताया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जन का अर्थ। भाषा अर्जन का अर्थ क्या होता है? किसी भाषा के व्याकरण के नियम को सीखना, ये नहीं होगा। किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना। किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना। किसी भाषा का औपचारिक परिवेश में सायास सीखना या भाषा के बारे में सीखना। तो भाषा अर्जन हम कहीं से भी कर सकते हैं, किसी के द्वारा औपचारिक थ्रू, अपने मम्मी पापा से कर सकते हैं, अपने समाज से कर सकते हैं, अपने दोस्त के थ्रू कर सकते हैं, कक्षा में कर सकते हैं, शिक्षक द्वारा कर सकते हैं। तो ये औपचारिक है, अनऑफिशियल है। भाषा सीखना एक ऑफिशियल है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषा अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा है श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और उसने बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा सीख ली है। अब वह फ्रेंच भाषा में भी पढ़ लेता है। इसे क्या कहते हैं? अधिगम कौशल का अंतरण या पठन अंतरण या अधिगम अंतरण या पठन युक्ति। तो ये कौशल में अपना स्किल में डेवलप किया है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौशल का अंतरण कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भाषा में सहजात से क्या तात्पर्य है? सहजात से क्या तात्पर्य है? सहजात का मतलब कि स्वाभाविक निकल जाना, किसी के अनैच्छिक क्रिया से द्वारा हो जाना। जैसे पहला ऑप्शन देखेंगे वाचन में मनुष्यों की स्वैच्छिक प्रकृति। बी में है भाषा बोलना शुरू करने के समय बच्चों द्वारा महसूस की गई समस्याएं। भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता या भाषा बोलने के पहले मनुष्यों को सोच विचार करना। तो ये स्वाभाविक क्षमता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। भाषा बोलने की मनुष्य की स्वाभाविक क्षमता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर कि कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के 5-5 के समूह में बांटती है और 3 महीने तक साथ साथ काम करने के लिए कार्य देती है। इस कार्य में उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार, आंकड़े और संग्रह करने के बाद
एक रिपोर्ट लिखकर उसे कक्षा में प्रस्तुत करना है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? परियोजन कार्य विधि कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? परियोजन कार्य विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामग्री द्वारा दिए गए निवेश या अवसर किस प्रकार ग्राह्य हो सकते हैं? पहला ऑप्शन हमारा है, शिक्षार्थी द्वारा ड्रिल के माध्यम से व्याकरणिक पहलू का अभ्यास कराना। शिक्षार्थी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना। या शिक्षार्थी शिक्षार्थी अर्थ को समझते हैं और भाषा पुनरुत्पादन करते हैं। चौथा है हमारा, शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री को कंठस्थ करते हैं और बाद में प्रयोग में लाते हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रिया और कौन सी बॉटम अप प्रक्रिया है? टॉप डाउन मतलब टॉप डाउन मतलब कि टॉप डाउन मतलब टॉप से डाउन की ओर, ठीक है, और बॉटम से अप की ओर हो जाएगी, तो बॉटम से अप की ओर, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर बॉटम अप कहते हैं और टॉप डाउन ऊपर से नीचे कहते हैं, ठीक है। पहला हमारा ऑप्शन है, मुख्य बिंदु को जानने के लिए अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालने, सारांशीकरण करने के लिए सुनना। दूसरा है, विशिष्ट बारीकियों से जैसे ध्वनि, शब्द और खंड आदि के लिए सुनना। इसका ऑप्शन हमारा है, ए बॉटम अप प्रक्रिया तथा बी टॉप डाउन की प्रक्रिया है। दूसरा हमारा बॉटम अप प्रक्रिया तथा ए टॉप डाउन की प्रक्रिया है, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अश्विन किसी पाठ्य सामग्री में से और दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता है। इन शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन हमारा है, ए सक्रिय शब्द संपदा, दूसरा है कठिन शब्द, तीसरा निष्क्रिय शब्द संपदा और कम उपयुक्त होने वाले शब्द। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? निष्क्रिय शब्द संपदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, जीवा नई व्याकरणिक अवधारणाएं जैसे कि जा रहा था, जा रहे थे, सीखते समय पहले से सीखी हुई अवधारणा जैसे कि जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहा है, जा रहे हैं, ये से समझ जोड़ पाता है। इस युक्ति को क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक युक्ति कहेंगे। इनको क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक युक्ति बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दी गई गतिविधियों पर ध्यान दे। शिक्षार्थी को समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया है और शहरों के मौसम को एक सप्ताह या उस दिन विशेष मौसम का विश्लेषण करने के लिए कहा गया है। शिक्षार्थी समूची कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए समूह में कार्य करते समय, विश्लेषण करते समय इस कार्य में भाषा अधिगम की कौन सी युक्ति शामिल है? तो पहला हमारा है, अध्ययन संलग्नता बीमर इस्तेमाल, प्रस्तुति अभ्यास परिणाम, कार्य आधारित भाषा अधिगम, प्रयोग में भाषाएं पद्धति। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अध्ययन संलग्नता बीमर कहते हैं या इस्तेमाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारती नामक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों की गलतियों को नोट करती जाती है और सप्ताह के एक बार शिक्षार्थियों से इन पर चर्चा करती है और गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करती है और यह भी बताती है कि ये गलतियां कैसी हुई होगी। वह शिक्षार्थियों को अपनी गलतियों पर चिंतन मनन करने के लिए भी कहती है। वह क्या कर रही है? तो त्रुटि विश्लेषण, प्रतिपुष्टि देना या व्याकरण के नियम बताना या व्याकरण सीखना। ये एक प्रतिपुष्टि कर रही है, ठीक है, कि जो गलत किया हुआ है, जो बच्चे जो छात्र जो गलत किया है उसे फिर से बता रही है कि ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कार्य लेखन के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? कल्पना करें कि कहानी में आप एक पात्र हैं। अपनी भावनाएं बताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें। तो क्या होगा? एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति
NEP 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? तो किसकी करती है? NEP हम पहले समझेंगे। NEP क्या कहता है हमारा? NEP 2020 1 से 5 तक की बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा भी NEP लाया गया है। एक सिद्धांत लाया है कि 1 से 5 क्लास के बच्चों को अपनी मातृभाषा में, जो जो अपना मातृभाषा, किसी का हिंदी है, किसी का तमिल है, किसी की उड़िया है, तो बच्चे अपने पहले क्षेत्रीय भाषा का पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद दूसरा हो जाएगा अंग्रेजी, उसके बाद कोई अन्य जैसे विदेशी लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है। अंग्रेजी और विदेशी भाषा की मातृभाषा है संस्कृत। संस्कृत, तमिल, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। ये भी नहीं हो जाएगा। मातृभाषा, मातृभाषा भारतीय भाषा, मातृभाषा भारतीय भाषा एक ही है। संस्कृत विदेशी भाषा, ये नहीं होगा। घर की भाषा वही मातृभाषा, दूसरी भारतीय भाषा जिसे हम हिंदी कहते हैं। विदेशी भाषा या शास्त्रीय भाषा सिखानी है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। अगला हमारा है पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या होती है? पाठ्य के पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री। दूसरा है किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री या अधिकारी द्वारा दी गई आदेशात्मक सामग्री। चौथा है पाठ्य पुस्तक की समूची पाठ्य सामग्री। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री होनी चाहिए। जैसे हम किसी भी अगर एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तो हम लोग को क्या बोला जाता है कि अपनी भाषा में उत्तर दे। ठीक है। वो पर एग्जामिनर आपको जानना चाहता है कि आप किस तरह से एक क्वेश्चन को अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो वो आपका प्राकृतिक भाषा का उपयोग है या उपजी अपने भाषा में आप कितना लैंग्वेज को आप कितना क्वेश्चन को आप उसे आप समझ सकते हैं और अपने भाषा में किस तरह लिखते हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी गतिविधियां पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है? पहला ऑप्शन हमारा है कि अध्यापक शिक्षार्थी के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। अगला हमारा है अध्यापक शिक्षार्थी के प्रत्येक कार्य का रिकॉर्ड रखते हैं जिससे कि हर गतिविधियों के लिए अंक दिए जाते हैं। अध्यापक अभिभावकों को पृष्ठ पोषण देने के लिए रिपोर्ट कार्ड में अपने विचार लिखते हैं। चौथा हमारा है कक्षा में शिक्षार्थी द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखता है। तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम अधिगम द्वारा अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी रखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। अगला हमारा है, एक दो और क्वेश्चन बची हुई है अभी। एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थी को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेद को पुनः लिखे। मैंने सुनकर लिखने के लिए बोल रही है। कक्षा में 8 के विद्यार्थी हैं, 10 वाक्य का अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है एक शिक्षिका। और उसे कहा जाता है कि बच्चों को, शिक्षार्थियों को कहा जाता है कि उसे सुनकर आप पुनः लिखे। अनुच्छेद में आए शब्दों को, वाक्यों को उसी तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना और इस गतिविधियों को क्या कहते हैं ये बोल रहे हैं। तो अनुच्छेद श्रुत लेख या पारस्परिक श्रुत लेख या वाक्यों द्वारा श्रुत लेख। और चौथा हमारा व्याकरण अनुवाद श्रुत लेख। तो इसे हम अनुच्छेद श्रुति लेख कह सकते हैं। जिस अनुच्छेद हमारा लिखाया जा रहा है जिसे हम डिक्टेशन भी बोल सकते हैं। अगला हमारा है लास्ट क्वेश्चन है ये। एक अनुच्छेद में हर पंक्ति में छठे या सातवें शब्द के बाद एक शब्द वाक्यांश हटा दिया जाए तो फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है कि इस परीक्षण को क्या कहते हैं? पहला हमारा है रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। दूसरा हमारा व्याकरण के रिक्त कार्य या क्लोज परीक्षण या अनुच्छेद को पूरा करना। तो इसे हम क्या कहेंगे? क्लोज परीक्षण कहेंगे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा एक ही है, सेकंड लास्ट है, और खत्म हो गया। ये लास्ट है हमारा। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला हमारा है
भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। हम समझें कि भाषा एक क्रम में हम अर्जित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। भाषा कौशल के क्रम क्या क्या होते हैं, पहले हम जानेंगे। सुबो सुबोपली क्या है? सुबोपली। सु से हो जाएगा सुनना, बो से हो जाएगा बोलना, पा से हो जाएगा पढ़ना, ली से हो जाएगा लिखना। ये भाषा कौशल के क्रम है। ठीक है। तो भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित की जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक क्रम में अर्जित नहीं कर, पहले सुनकर सीखते हैं, या बोलकर सीखे, या लिखकर सीखते हैं। ऐसे कुछ रीति नहीं है कि क्रम में ही सीखे, ऐसे नहीं कह सकते। या बोल सकते हैं टेक्स्ट बुक से ही सीख सकते हैं, सुनकर नहीं सीखते हैं। तो हर तरह से सीख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। एक ही क्रम में ही अर्जित किए नहीं जा सकते हैं। इसका आंसर क्या क्या इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। इसमें भाषा कौशल में दूसरे से प्रभावित होते हैं। जब भाषा कौशल में अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा तो प्रभावित होंगे। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होंगे, जब भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट हो गया। आप अपना अपना की पॉइंट यहाँ पे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जो इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और नोटिफिकेशन ऑन कर दे। जो सबसे पहले वीडियो आएगी तो आपके नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास चली जाएगी। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।